प्रिय छात्र एवं छात्राओं, तो दूसरे चैप्टर हम आगे चलते हैं कि यहाँ जीवों में जनन। कल हमने ये पढ़ लिया था कि जनन क्या है। अब आगे पढ़ते हैं जनन की विधियाँ। तो देखिए, जनन की जो हैं विधियाँ मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं: अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, कायिक जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन को अलिंगी जनन और लैंगिक जनन को लिंगी जनन भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ अलैंगिक जनन की भी कई विधियाँ हैं। विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है। विखंडन फिजन है और मुकुलन को बडिंग कहते हैं और बीजाणु जनन को स्पोरुलेशन कहते हैं। अब कायिक जनन, तो कायिक जनन की भी 2 विधियां हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक विधियों में तनों द्वारा कायिक जनन हो जाता है। तनों द्वारा कायिक जनन की भी कई विधियां हैं, जैसे प्रकंद है, घनकंद है, शल्ककंद है, कंद है, जड़ों द्वारा कंद है। उसके बाद दूसरी विधि है जड़ों द्वारा और पत्र परिकलिकाओं द्वारा और पत्तियों द्वारा। इनको सबको एक एक करके अभी आगे हम पढ़ेंगे। दूसरी इसकी कायिक जनन की कृत्रिम विधि है रोपण, कलम लगाना, दाब लगाना, शाखा बंधन। तीसरा है लैंगिक जनन। तो ये कुछ जनन की मुख्य प्रकार की विधियां हैं। अब आइए एक एक करके इनको आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए, अलैंगिक जनन है क्या। अलैंगिक जनन में संतति एक ही जनक से बनते हैं। संतति मतलब कि दूसरी कोशिका। इनके बनने के लिए किसी भी प्रकार के अगुणित हैप्लॉइड युग्मक नहीं बनते हैं और एक जनक के सभी संतति जीवों के लक्षण मातृजीव के समान होते हैं। दूसरी बात कि जनक एवं संतति जीव आकार की एवं आनुवंशिक दोनों प्रकार से एक समान ही होते हैं। इसी कारण अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनको क्लोन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल एक सेल से ही दूसरी सेल या एक सेल से 2 सेल जो हैं उनका निर्माण हो जाता है। तो जो सेल जिससे निर्माण होता है वो मदर सेल, और जो सेल नई बनती है उनको डॉटर सेल कहते हैं, संतति कोशिकाएं कहते हैं। तो इसमें जो डॉटर सेल्स होती हैं उनके सभी गुण मदर सेल के बिल्कुल बराबर होते हैं। आइए पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के लक्षण। तो देखिए, अलैंगिक जनन के क्या क्या लक्षण हैं। पहला है, अलैंगिक जनन केवल एक जनक द्वारा होता है, यूनिपेरेंट द्वारा होता है। इसके लिए एक जनक का मतलब केवल एक सेल की यह आवश्यकता होती है। नर और मादा 2 सेल की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है, 2 गैमीट्स की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा लक्षण है कि इनमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, यानी मदर सेल और डॉटर सेल दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। तीसरा पॉइंट है, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं होता है। अभी हमने आपको बताया था कि इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये इनका निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। चौथा पॉइंट है, इसमें निषेचन नहीं होता है। देखिए, निषेचन तब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक 2 युग्मक मिलते हैं। उनके मिलने से जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें जब नर और मादा युग्मक बनेंगे ही नहीं तो निषेचन होगा कैसे। तो इसमें जो है निषेचन नहीं होता है। और अगला 5वां पॉइंट है, इसमें कोई भी विशेष जनन अंगों का विकास भी नहीं होता है, कोई जनन अंग इसमें नहीं बनते हैं। छठा पॉइंट है,
कि संतति एवं जनक में गुणसूत्रों की संख्या, जनक और संतति गुणसूत्र इनकी संख्या, संरचना एवं सभी जीन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कोई अंतर नहीं आता है। अच्छा, अगला पॉइंट है अलैंगिक जनन अधिक तेज़ी से होता है। अलैंगिक जनन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। अगला पॉइंट है अलैंगिक जनन में अगुणित तथा द्विगुणित पीढ़ियों का एकांतरण नहीं पाया जाता है। एक विधि होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, तो एक के बाद एक प्रक्रिया आती रहती है, वो इनमें प्रक्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये अलैंगिक जनन के लक्षण हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन के लाभ क्या हैं। तो जब कोई चीज़ है तो उसके लाभ भी होंगे, उसके बाद उसकी हानि भी होंगी, लक्षण भी होंगे। तो हाँ, लाभ क्या हैं इसके? एडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 1, अलैंगिक जनन एक जनक द्वारा होता है, इसमें 2 जनकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इसका एक पहला लाभ ये है, अलैंगिक जनन एक जनक यानी केवल एक पौधे या एक सेल द्वारा ही हो जाता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 सेल की ज़रूरत पड़ती है, अतः जनन की संभावना निश्चित रहती है। दूसरा पॉइंट है अनेक जंतुओं व पादपों में यह प्रतिकूल परिस्थितियों को सफलतापूर्वक सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये भी अच्छा पॉइंट है कि जंतुओं पादपों में दोनों में ही अलैंगिक जनन होता है, तो जब उनके विपरीत परिस्थितियां होती हैं, मौसम अनुकूल नहीं होता है, तब भी ये विपरीत मौसम को भी आसानी से सहन कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास आदि ये क्रियाएं नहीं होती हैं, ना ही मेल फीमेल गैमीट बनते हैं, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, ना ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये कोई भी इनकी प्रक्रियाएं प्रोसेस नहीं होती हैं। तो जब ये प्रक्रियाएं होती हैं, युग्मकों का निर्माण हो, निषेचन, भ्रूणीय विकास अवस्था हो, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और प्रक्रिया भी स्लो होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है अलैंगिक जनन में, इसलिए जीवों में गुणन तेज़ी से होता है, बहुत जल्दी 1 से 2, 2 से 4 बहुत जल्दी इनमें जो है जनन हो जाता है, और जनन के लिए अधिक हमें प्रयत्न भी नहीं करने पड़ते हैं। ये इसके हो गए लाभ। अब जब लाभ हैं तो इससे कुछ हानियाँ भी होंगी। अब देखिए अलैंगिक जनन से हानियाँ क्या क्या हैं। तो अलैंगिक जनन से हानियाँ, नंबर 1, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों का आनुवांशिक संगठन पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रहता है, जिससे संतानें निरंतर या संतति सेल्स निरंतर दुर्बल होती चली जाती हैं। ये इसका नुकसान है कि इसमें जब एक ही सेल 2 सेल में या 4 सेल 8 सेल से जब डिवाइड होती हैं, तो उनमें जो आनुवांशिक गुण हैं वगैरह, ये सेल के सभी गुण एक समान रहते हैं, तो इससे आने वाले पौधे और आने वाली संतानें वो जो हैं दुर्बल होती चली जाती हैं। अब संतानों में केवल जो बच्चे होते हैं वही नहीं, चाहे पौधा हो वो भी एक, उसका भी जो पौधा निकल रहा है वो भी संतान है, या और कोई बैक्टीरिया वगैरह है उससे जो है नई सेल्स बनती हैं वो भी संतान है। तो इनसे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान आनुवांशिक गुण इनके बने रहते हैं, इसलिए इनकी संतति कोशिकाएं निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी वो दुर्बल होती चली जाती हैं, अंत में कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है इनका पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम होता है। ये भी बात है कि पर्यावरण में ये अपने आप को अनुकूलित कम कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट है आनुवांशिक विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में नई जातियों का विकास नहीं होता है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि इनमें जब एक ही सेल 2 सेल जब मिलती हैं तो दोनों के गुण मिलते हैं, तो नए गुण बनते हैं। यहाँ एक सेल से ही नई सेल बन रही है, तो फिर यहाँ पर 2 सेल मिलने कोई सवाल नहीं। तो आनुवांशिक विभिन्नताएं जब नहीं उत्पन्न होती हैं तो नई जातियाँ भी विकसित नहीं होती हैं। ये इसकी हो गई हानियाँ। अब अलैंगिक जनन की भी कुछ विधियां हमने अभी देखा था, विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन है। आइए इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब देखिए विखंडन विधि में क्या होता है। विखंडन नाम से ही पता चला है, विखंडन माने होता है टूटना, फिजन। इस क्रिया में जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाती है और प्रत्येक भाग से एक नया जीव बन जाता है। विखंडन माने ही टूटना होता है। तो एक सेल है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है, जितने भागों में टूटेगी उन सभी भागों से एक नया जीव बन जाता है। ये है विखंडन क्रिया। अब आइए आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं।
देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये अमीबा है और ये अमीबा सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। धीरे धीरे क्या होता है, ये अमीबा ऊपर नीचे या दाएं बाएं ये खिंचने लगता है। न्यूक्लियस भी इसका खिंचने लगता है, बीच में थोड़ा गैपिंग होने लगती है, खांच बनने लगती है, न्यूक्लियस 1 से 2 में बट जाता है और धीरे धीरे ये सेल अलग हो जाती है। तो 2 भागों में बटा, इसलिए 2 जीव नए बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगी। इस प्रकार ये विखंडन विधि, उसके बाद पैरामीशियम है, हाइड्रा है, ये इनमें भी ये जो है विधियाँ ये होती हैं। यूग्लिना में हाइड्रा मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर विखंडन विधि द्वारा नई संतानों का निर्माण हो जाता है। अब देखिए मुकुलन क्या होता है। कोशिकाओं या जीवों की संरचना, कुछ संरचनाएं जो होती हैं वो उभार का रूप ले लेती हैं, उस उभार को ही मुकुल कहते हैं और क्रिया मुकुलन कहलाती है। पौधों की या जीवों का कोई अंग होता है, उसमें से कहीं से एक उभार जैसा निकलने लगता है, वो उभार ही मुकुल बड कहलाता है और ये क्रिया जिसके अंतर्गत ही निकलता है वो मुकुलन और बडिंग कहलाती है। अब देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये ईस्ट है, ईस्ट। तो ईस्ट की एक सेल है, ये देखिए यहाँ से एक सेल है, ये यहाँ से उभार जैसा निकलना शुरू हुआ है। उभार ये कुछ समय बाद अलग हो जाएगा और इससे ये नई सेल बन जाएगी। ये जैसे देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये उभार जैसा निकल रहा है, यहाँ पे उभार जैसा निकला है, ये उभार जैसा निकला हुआ है, ये इसमें सेल्स में उभार निकल रहा है, इससे ये नई सेल का निर्माण हो जाता है। ये उभार जो निकला है ये बड कहलाता है और ये क्रिया जो है बडिंग कहलाती है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, अलैंगिक जनन। अब देखिए बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है, बीजाणु जनन में इसमें बीजाणु होते हैं जो एक पतली भित्ति वाली सेल्स में अंदर पाए जाते हैं और ये इनकी एक खासियत है, ये केवल प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में ही बनते हैं। और किस में बनते हैं, बैक्टीरिया, शैवाल और फंजाई, कवक, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनमें बनते हैं और ये प्रकीर्णन बिखराव द्वारा दूर दूर तक फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं और जैसे ही अनुकूलित वातावरण आता है अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। तो बैक्टीरिया है, शैवाल है, ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, कवक हैं, इनमें बीजाणु जनन होता है बीजाणुओं द्वारा। और इसमें भी जो है आपको बता दें, बीजाणु जनन तो ये स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, इलियोथ्रिक्स वगैरह हैं, ये शैवाल हैं, ये इनमें इसी द्वारा बीजाणु जनन द्वारा ही अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, आगे कायिक जनन अब हम कल पढ़ेंगे।